नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। इधर व्यस्तता के कारण बात नहीं हो पाई। अभी हाल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक परिघटना हुई। समाजवादी पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिन का कार्यक्रम लखनऊ के रमाबाई मैदान में हुआ, 28 तारीख को और 29 तारीख को। ऐसे तो एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना सांगठनिक कार्यक्रम था और इस पे बहुत क्या बात करना, लेकिन कुछ मायनों में ये सम्मेलन बड़ा ही नायाब लगा। मैंने सुना, आप भी सुनिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय किरण नंदा जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व में रहे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व में रहे नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राम गोविंद चौधरी जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, दूसरे प्रदेशों में जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, यहां पर उपस्थित सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी राष्ट्रीय सम्मेलन के डेलीगेट्स, आदरणीय श्रीमती जया बच्चन जी और उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज जो आप सबने मुझे अध्यक्ष चुनकर के जो भरोसा जताया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज जब अध्यक्ष पद मुझे दिया है तो केवल ये पद नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नया इतिहास भी बनाने का काम करना है। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सदस्यता कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से चलाया है
और इस सदस्यता कार्यक्रम के माध्यम से जहां आप हर वर्ग के बीच में पहुंचे हैं, वहीं मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें और जो समाजवादी सिद्धांत और समाजवादी कार्यक्रमों से प्रभावित हैं, वो बड़ी संख्या में जुड़ने का काम किया है। ये सदस्यता का कार्यक्रम जहां आज तक चला है, वहीं हम लोगों को ये भी जिम्मेदारी निभानी है कि आने वाले समय में अगर हमें और सदस्यता चलानी पड़ेगी तो सदस्यता चला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमें खुशी है इस बात की कि ऐसे लोग जो समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम पर भरोसा रखते हैं, वो बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो लोग भी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। दाएं मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। और जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। आज का दिन खुदा करे 24 के लिए परिवर्तन और इनकलाब का दिन हो। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। ऐसा अदबी शहर है कि जिस शहर में हम देखते हैं कि यहाँ मदारिस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इसके अलावा अरबी मदारिस, रूहानी मरकज, मखदूम शामीना जैसे, खम्मन पीर दरगाह जैसी, दादा मियाँ दरगाह जैसी, इन दरगाहों में जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हफ्ते में जुमा के दिन, जुमरात के दिन मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू नजर आते हैं और वहाँ पर अपनी आस्था को ले जाकर अपनी ज़रूरतों को पेश करते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। उसी सब में मुसलमान, उसी सब में हिंदू, उसी सब में औरतें, ये सब खड़े होकर अपने तवज्जो बाबा की तरफ लगाकर अपना गंगा जमनी तहजीब का परिचय पेश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा लखनऊ का अदब और गंगा जमनी तहजीब और क्या हो सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे लखनऊ की राजधानी से पहले ये सल्तनत, दारुल सल्तनत फैज़ाबाद थी। मुझे फैज़ाबाद का वाक़या याद आ रहा है कि जब हनुमानगढ़ी बनी, शुजाउद्दौला का दौर था, उन्होंने माली इमदाद करते हुए हनुमानगढ़ी के लिए 5 गांव जागीर में लगा कर दिए थे। यही तो गंगा जमनी तहजीब थी।
और मैं आपको आगे लेकर चलूं कि हमारे फैजाबाद ही में गंगा जमुनी तहजीब की यह अलामत रही कि वहाँ आचार्य देवानंद बहुत मशहूर हमारे डॉक्टर और उनके भाई डॉक्टर देवानंद थे। इनकी डॉक्टर देवानंद की मौलाना अख्तर एक फैजाबाद में रहते थे, उनसे इतनी दोस्ती थी, इतनी मोहब्बत थी कि दोनों जब तक दिन में एक मर्तबा मिल न लें, एक दूसरे को देख न लें, चाहे कोई मौसम हो, मगर उनका देखना और मिलना ज़रूरी था। लिहाजा वो जब इंतकाल किए, कौन, मौलाना अख्तर, तो डॉक्टर देवानंद इतना रोए कि जैसे उनके घर की कोई मैयत हुई हो। और जब मैयत कब्रिस्तान चलने लगी तो एक तरफ कांधा जो लगाया तो हर लोगों ने जो कांधा लगाया था, 3 ने तो कांधा बदला, मगर डॉक्टर देवानंद ने अपना कांधा कब्रिस्तान तक नहीं बदला। और आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के बाद कब्र के करीब बैठने के बाद रोते रहे, रुमाल से आंसुओं को पोंछते रहे। और जब दफन हो गए तो खाक, थोड़ी सी मिट्टी कब्र की उठाकर भीगे हुए रुमाल में बांधकर कहा, अय अख्तर, अब तो तुमसे मिलना मुश्किल है, मगर ये खाक ही तुम्हारी कब्र की मेरे लिए सरमाए हयात हो जाएगी, जो मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। ये है गंगा जमुनी तहजीब। आप जरा देखें, कल तक हमारे इन शहरों में, चाहे फैजाबाद हो, अयोध्या हो, लखनऊ की तो खास खुसूसियत थी, ईद हो, बकरीद हो, शबरात हो, या हमारी होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद, हमारी सेवइयाँ हिंदुओं के घर में जा रही हैं, वो हमारे घर में बैठकर सेवइयाँ खा रहे हैं। होली और दिवाली में, दशहरे में उनकी मिठाइयाँ हमारे घरों में आ रही हैं, हम उनके घरों में बैठकर खा रहे हैं। ये थी गंगा जमुनी की तहजीब। अजीज़ाने गिरामी, आज हम और आप कहाँ पहुँच गए, किस मकाम पर जाके खड़े हो गए, और ये किसने किया है? ये जुल्म, ये जो है तो नफरत की दीवार, ये खड़ी किसने की है? आज राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात का अहद करके उठो कि आज हमें इस नफरत की दीवारों को खत्म करना होगा, और समाजवादी वाले हमें ये काम करना होगा कि उल्फत और मोहब्बत की दीवारों को कायम करना होगा। आज 1857 जिस वक्त कायम हुआ था, तो आपको मालूम है बेगम हसन महल पार्क हो, जिस वक्त 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी ने जामे मस्जिद दिल्ली से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, उस वक्त जो है इतनी सरगर्मी आ गई देश में कि पूरा देश गर्म हो गया। चाहे हजरत मोहानी हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे जो है आपके जो है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे लक्ष्मीबाई झांसी हो, ये इतनी हरकत में सब आ गए, इतनी हरकत में आ गए कि आप अज़ीज़ाने गिरामी समझ नहीं सकते। और उसी में उसके बाद से जो गर्मी पैदा हुई तो अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद भगत, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमकर पूरे हिंदुस्तान को, जमाने को बताया था कि ऐ लोगों, हम मुल्क की वफादारी में फांसी का फंदा चूमकर जमाने को ये बताते हैं, जमाने से ये कहना चाहते हैं कि हम मुल्क को आज़ाद करा के सुकून लेंगे, इससे पहले हमारे लिए कोई और चारा नहीं है। चाहे हमें 10 मरतबा जेल जाना पड़े, चाहे फांसी का फंदा चूमना पड़े। और उन लोगों ने फांसी का फंदा चूमने के बाद जमाने को बता दिया कि सरपरोसी की तमन्ना है और दिल में है, विचारधारा आगे बढ़ेगी। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो समाजवाद की जड़ें गहरी हो, तो आइए हम सब मिलकर के पूंजीवाद को उखाड़ फेंकें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के 2024 के लिए अभी से प्रस्थान करें। इसी के साथ ही साथियों, आज न केवल समाजवाद पर खतरा है, गरीब पर खतरा है, मजदूर पर खतरा है, किसान पर खतरा है, बेरोजगार नौजवान पर खतरा है, बल्कि इस देश पर भी खतरा है, भारतीय संविधान पर भी खतरा है। इसे साथियों, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में दुर्भाग्य से फिर आ जाती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान भी बदल दिया जाएगा। इसलिए ऐ गरीबों, मजदूरों,
देश का भविष्य, सारे प्रदेश से आया प्रदेश का अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधि, समाजवादी पार्टी का प्रमुख महासचिव डॉक्टर रामगोपाल यादव जी, ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसलिए महत्वपूर्ण सम्मेलन 2024 लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव का पहले सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्राध्यक्ष जी सब कुछ आपको बताया, जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव में सब कुछ लिखा, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहते हैं, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, केवल उत्तर प्रदेश का जनता नहीं है, सारा देश का जनता का मन में था उत्तर प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से हार जाएंगे, अखिलेश यादव जी का सरकार, समाजवादी का सरकार बन जाएंगे। भाजपा भी ये जानते हैं। हम लोग टेलीविजन में क्या देखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा हुआ, वो सभा में पीछे सब कुर्सी डाल दिया था क्योंकि सामने बैठने के आदमी नहीं था। जहां अमित शाह का सभा हुआ था सब कुर्सी खाली था। जहां योगी आदित्यनाथ का सभा हुआ था, बादल नाच का जहां होता है वहां जितने आदमी होता है इतने आदमी भी उनका सभा में नहीं हुआ। जनता बॉयकॉट कर दिया था। सबका मन में था समाजवादी का सरकार होगा। तो अब एक साजिश शुरू हुआ कि समाजवादी का सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएंगे तो 2024 में हिंदुस्तान में भाजपा का सरकार नहीं बनेंगे। 2024 में हिंदुस्तान का भाजपा सरकार नहीं बनेंगे तो भाजपा हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। इसलिए एक बड़ा साजिश शुरू हो गया, ये 2022 चुनाव में अखिलेश यादव को हराना, समाजवादी को उत्तर प्रदेश से हराना। ये साजिश भाजपा किसका माध्यम से किया? ये साजिश भाजपा किया चुनाव आयोग का माध्यम से। मैं कभी नहीं देखा जो वोटर लिस्ट निकाल के आते हैं, वो वोटर लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पास एक वोटर लिस्ट है और हम लोग का पोलिंग एजेंट का पास जो वोटर लिस्ट है, दोनों का अंतर है। ये कभी नहीं देखा। एक विधानसभा में कम से कम 10,000 से 15,000 समाजवादी का वोटर का नाम काट दिया। ईवीएम मशीन में जो चुनाव होता है अंत में देखा जाता है उनका जो बैटरी डाउन हो जाते हैं। बहुत जगह में ईवीएम मशीन चुनाव के बाद देखा जाएगा जहां थे 90% वही 90% है, डाउन नहीं हुआ। और ईवीएम मशीन को बदल दिया। बिलास में क्या हुआ था, पार्टी का कार्यकर्ता सब ईवीएम मशीन घेर लिया था और जब ईवीएम मशीन घेर लिया आंदोलन हुआ तो वहां का जो एडीएम उसको सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड किया? ईवीएम मशीन में कोई गलत नहीं तो एडीएम को क्यों सस्पेंड किया? जानता है ईवीएम मशीन का जो गलत है, जनता को जो आक्रोश है, अभी एडीएम को सस्पेंड कर देंगे तो ईवीएम मशीन को हम लोग यहां से निकाल के लेके जाएंगे। तो एडीएम को सस्पेंड करके हम लोग का कार्यकर्ता को बहनों की बात करनी है, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोक दिया गया। लेकिन मैं बधाई दे रहा हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि आने के लिए सरकार हमें और हमारे विधायक को रोक दिया था, लेकिन जाने के लिए ये सरकार हमें रोक नहीं सकती। तो आप पैदल चलकर कार्यालय पहुंचकर, क्योंकि समय तेजी से लग रहा है, हमारे तमाम साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन एक अंतिम में निवेदन करते हुए हमें भाईचारा बनाना होगा। हमें अनुशासन के दायरे में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा और बूथ और सेक्टर के हमें काम करना होगा। और जब भी बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए इस निवेदन के साथ कि आने वाला 2024 आपका होगा। देख लेना ये सरकार बहुत साजिश करेगी। जिस तरह हमारे 77 विधायक थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं, मैं आज से कह के जाना चाहता हूं, इतना साइकिल पे बटन दबाने के लिए जन जन गांव में प्रेरित करिए कि मेरे दोस्तों इतना वोट साइकिल पे दबे 2024 में कि ये जो है बेईमानी न कर पावे। 10-20 नहीं, लाख 1.5 लाख 50,000 से जिताने का काम करेंगे। लोकसभा
में, तो चाहकर भी डीएम बेईमानी नहीं करा सकता। जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय 2024 में नंगा नाच हुआ, एक उदाहरण देते हुए मैं अपने विचार को विराम देना चाहता हूं। अंबेडकर नगर में 5 सीट पे माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के भाई, एक श्री राममूर्ति वर्मा, रामचल राजभर, त्रिभुवन दत्त भाई, हमारे पांडे जी, 5 और जो है लालजी वर्मा को देने का काम किया। हमारे लोग बड़े पैमाने पे जीते, 4 सीट कंफर्म कर दी गई, लेकिन जो 5वां सीट मेरी थी अकबरपुर, मेरे दोस्तों हम लोग इतना अंदर संघर्ष किए, सबसे ज्यादा वोट से जीतने के बाद भी ये सरकार हराना चाहती थी। बार बार फोन आता था, 1 सीट हमें भाजपा को जो है 1 सीट हमें चाहिए। तो इस तरह मेरे दोस्तों में निवेदन करके जा रहा हूं, अभी से कमर कस लीजिए, अभी से जन जन गांव गांव चलकर और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताते हुए मैं इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, अपने विचार को विराम देते हुए, जय भीम, जय समाजवाद। मोहतरम राम गोपाल यादव साहब, मोहतरमा डिम्पल साहिबा, जया बच्चन साहिबा, पांडे साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, यहाँ पूरे देश से आए हुए तमाम समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, कहते हैं न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई तो बात नुकसान सबका है। जो सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सबसे पहले मैं आदरणीय अखिलेश भाई को पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी मेजॉरिटी के साथ चुने जाने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए तमाम साथियों का, खासतौर से मेरे साथ जो महाराष्ट्र से, मुंबई से बहुत सारे लोग आए हैं, इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत बड़ी ताकत से यहां आए। अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था, शायर मशरिक ने, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। इसका मतलब यह है कि हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा है और ये गुलिस्तान वो गुलिस्तान है, ये वो बागीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। उस फूल को खिलने का, उस फूल को खुशबू देने का सभी को अधिकार है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आज इस देश के अंदर कुछ लोग एक ही फूल को खिलाना चाहते हैं, बाकी फूलों को मसल देना चाहते हैं। अब उस बुलबुल की जगह पर उल्लू आ गया है। जहां बुलबुल नहीं होगा उल्लू होगा। तो कहा है शायर ने कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मैं अध्यक्ष जी एक बहुत ही मजलूम कम्युनिटी का हूं और आज बहुत ही सताया हुआ हूं, अनटचेबल हो गया हूं। मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मेजॉरिटी को उठ ही चला जाएगा। क्या गलती किया हमने, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ। हम ही थे हम ही वो लोग थे जिन्होंने इस देश के अंदर, जब सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा में उन्होंने अपनी फौज बनाई थी, तो सबसे पहला चंदा देने वाला मुसलमान था जिसने 1,25,00,000 रुपया उस जमाने में दिया था कि अंग्रेजों को भगाने के लिए आपकी फौज को मेरी तरफ से ये डोनेशन है। हम ही थे वो। कौन सी गलती किया हमने, रोजाना हमारे ऊपर इस तरह की वार किया जा रहा है। अरे हम ही थे वो। जब चाइना से जंग हो रही थी, मुझे याद है कि मैं आजमगढ़ में छोटा सा था, आजमगढ़ में पुल के पास एक साधु बाबा की मंदिर थी और साधु बाबा बेचारे उस पर चलते थे, साइकिल पर चलते थे, उनका एक पैर लूला था और हम लोग उनके साथ उनकी साइकिल के पीछे गलियों में भागते थे कि चंदा दो, भारतवर्ष की चाइना से लड़ाई हो रही है। मैं छोटा सा था, याद है मुझे। लेकिन हमने पढ़ा उसी वक्त,
हैदराबाद से उस्मान अली साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा कि मेरी तरफ से इस देश को 6 टन सोना, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला उस्मान मुसलमान था जिसने भारतवर्ष को चाइना की लड़ाई के लिए मदद किया था, वो हम ही थे। गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन का ऐलान किया तो वो जो आज अपने आप को ये लोग इस देश का बहुत बड़ा समर्थक समझते हैं, उन लोगों ने जेल से चिट्ठी लिखा कि हमें छोड़ दो, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन का मटिया मेल कर देंगे। आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम ही थे कि मुंबई में रहने वाला मेमन बिरादरी, देश में रहने वाले मुसलमान जिनके पास उस वक्त सनलाइट साबुन की एजेंसी, लाइफ बॉय साबुन की एजेंसी, मैनचेस्टर के कपड़े, मुगल लाइन के जहाज, बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसियां, बर्मिंघम के कागज की एजेंसियां मुसलमानों के पास थीं। लेकिन जैसे गांधी जी ने ऐलान किया कि हमें देश में स्वदेशी आंदोलन चलाना है, विदेशी कंपनियों को बंद करना है, मुसलमानों ने एक एक कंपनियों को उसे उठा के एजेंसियां वापस कर दिया और वो दिन है आज का दिन है, मुसलमान गरीबी के नीचे आ गया। लेकिन आज क्या हमारे साथ हो रहा है? माल कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग। देश का जीडीपी नीचे हो गया। कुछ लोग, अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, चपरासी की नौकरी थी, चपरासी की, बीए पढ़ा लिखा आदमी, एमए पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ, हाईली क्वालिफाइड, लाइन में खड़ा है। क्यों? कि नौकरी नहीं मिल रही है, मैं चपरासी की नौकरी करना चाहता हूं। 70 सालों में सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर नौकरी छीनी गई है तो इस सरकार में छीनी गई है दोस्तों। इसलिए आज हम लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, आज ये गांधी जी कातिल की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। गांधी जी ने कहा था हिंदी और उर्दू 2 बहनें हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि ये इस देश में हिंदू और मुसलमान 2 आंखें हैं, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। लेकिन आज सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं शायद हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। मैं गुजरात में जब दंगे हुए थे, मैं गया था, नेताजी, उस वक्त अमर सिंह जी थे, देवगौड़ा साहब थे, हम लोग जब गए थे गुजरात में तो उस वक्त नेताजी को जाने नहीं दे रहे थे गुजरात में, अहमदाबाद शहर के अंदर। तो नेताजी ने कहा कमिश्नर से, मैं 3 बात बोलता हूं तुमको, या तो मुझे गोली मार दो, या तो मुझे जाने दो, या तो मुझे जेल भेज दो, और 15 मिनट देता हूं। 15 मिनट में अगर तुमने नई बात सुना ना तो मैं यहां से उठूंगा, चला जाऊंगा, मुझे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। जब 15 मिनट हो गया, कमिश्नर ने कुछ नहीं कहा तो बिना सिक्योरिटी के हम लोग निकल गए। तो भाग्य कमिश्नर आया। हमने गुजरात के हालात देखे हैं। बिल्किस बानो जो गांव में रहती थी, उसका बलात्कार किया गया, उसके तमाम घर वालों को मार दिया गया, एक भी घर वाला जिंदा नहीं था। वो औरत बे कपड़े के नंगी भागती रही और एक औरत मिली, उसको एक लहंगा दिया पहनने के लिए। उसने जाके शिकायत किया, कंप्लेन किया, लेकिन गुजरात की कोर्ट ने कहा कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा, इसको महाराष्ट्र भेज दो। महाराष्ट्र में मुकदमा चला। उस केस को चलने के बाद सजाएं हुई, उम्र कैद हुई, लेकिन गुजरात सरकार ने उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। बरी करने के बाद कहते हैं कि ब्राह्मण लोग हैं, ये बहुत ही, इनका जो है जेल के अंदर इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ देश में आज जो है रेप के ऊपर, मर्डर के ऊपर नए नए कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन अगर गुजरात में कोई आदमी मर्डर में और रेप में पकड़ा जाएगा, उसे जेल की सलाखों से बाहर छोड़ दिया जाएगा। ये हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारा रिजर्वेशन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि एयर इंडिया बिक गई। एयर इंडिया में मुसलमान 1% काम करता है, 99% मेरे मुल्क के दूसरे भाई काम करते हैं। और अब याद रखिए कि अब
जो नई नौकरियां आएंगी ना वो रिजर्वेशन से नहीं आएंगी, और जिनका रिजर्वेशन है उनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम मिलेगा। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने पड़ेगा। बनाने में अपना योगदान देने का काम किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आदरणीय श्री अंबिका चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका समर्थन करने के लिए और इसलिए समर्थन करने में खड़ा हुआ हूं कि ये आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह के विचारों का समावेश है। इसलिए मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। साथियों, हम लोगों ने इस प्रस्ताव के माध्यम से इस संकल्प को लेने का काम किया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने वाली सरकार को बेदखल करने का काम करना है। ये आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने भाषण के मध्य में इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कूटनीतिक चाल चलकर और साथ ही साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कल हमलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ होने जा रही है। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है। निकालो इसे, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, ये सबका। अखिलेश जी से लेकर इनके तमाम नेताओं की बातों को जब सुना गया तो लगा कि उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी ताकत है, ये एक बड़ा फोर्स है जो उत्तर प्रदेश की सरजमी पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़े होके गंगा जमनी तहजीब की बात बड़े पैमाने पे कर सकती है, कर रही है। और इस सम्मेलन को देखकर यह भी लगा कि जो लोग परिवारवाद की रटन रटते रहते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि मैंने जो महसूस किया कि अखिलेश जी की उपस्थिति में इनके तमाम नेताओं ने अपने भाषण के दौरान, अपने वक्तव्य के दौरान तमाम चीजों को कोट किया। अखिलेश जी के साथ सेल्फी लेने से ही खाली पार्टी नहीं मजबूत होगी, बूथों तक, गांव तक जाना होगा। अखिलेश जी को यूपी के बाहर भी निकलना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए घूमना चाहिए, और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो ये एक मजेदार बात क्या आपको नहीं लगती है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उनकी लीडरशिप तमाम पहलुओं पे उंगली उठा रही है? आज के डेट में ये बीजेपी में भी संभव नहीं है। मोदी के खिलाफ कोई बोल के देख ले तो मोदी का जो दूसरा दोस्त है वो तड़ीपार कर देगा ऐसे नेताओं को। बहन जी के सामने कोई अगर इस तरह की राय दे दे मायावती जी को, उनका नेता, कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो हमको जहां तक लगता है कि बहन जी के जो गार्ड लोग होते हैं वो मंचे पर से उसको उठा के फेंक देंगे। पार्टी से निष्कासन तो छोटी सजा हो जाएगी। इसलिए इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहा, और भांति भांति के लोगों ने, नेताओं ने जिस तरह से अपनी बात कही, पार्टी के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की, ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही नायाब रहा। और इसको देख के लगता है कि जो एक बड़ा हिस्सा अखिलेश जी में, मुलायम साहब में या समाजवादी पार्टी में विश्वास करता है, उसके पीछे आधार है। खाली जातीय और परिवार की पार्टी कहने से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, वो इतनी नहीं है कि वो आप इनकी तुलना वामपंथी पार्टियों से कर लें कि वो आइडियोलॉजी के लिहाज से ही चलते हैं, लेकिन यहां जो भी गति है, उस गति के लिए, जिस तरह का संगठन है, उस संगठन के लिए, उसके लिहाज से इस सम्मेलन को आप कम तर नहीं आंक सकते हैं। हमारी बधाई बहुत बहुत अखिलेश जी को, हमारी बधाई समाजवादी टीम को, हमारी बधाई इस बात के लिए कि अगर थोड़ा भी इसमें गंभीरता से
अखिलेश जी ने ध्यान दिया या समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेतृत्व ने ध्यान दिया और कोई टीम वगैरह बना के राष्ट्रीय पैमाने पे चीजों को हल करने की दिशा में और जिस तरह से आक्रामक तरीके से संघ, भाजपा और इनकी कारगुजारियों के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की, उससे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष देश भर में सपा बनेगी। इसमें बहुत अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए पहल और तेज करना होगा, हमें ऐसा लगता है। बाकी आप भी सुनिए नेताओं को और मंथन करिए कि वास्तव में ये बड़ा मंच जो था ये अपने आप में उनके लिए जरूर सुनने लायक है जो लोग एक परिवारवादी पार्टी और एक गैर वैचारिक पार्टी समाजवादी को मानते हैं, और जो खास करके सत्ता पक्ष के लोग तो जरूर देखें जो गुंडा गुंडा कह के और बाहुबली और अराजक तत्वों का संरक्षक कह के इनको डिनाई करने की कोशिश करते हैं, उनको जरूर यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी जरा सुनिए, ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।